मैं विश्वनाथ ओझा नेपाल भारत के संबंधों के विषय में आपसे कुछ मुखातिब हूँ। अभी कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ओली साहब ने कुछ कहा था कि गोरखा सैनिक भारतीय सरकार का आदेश न माने, पर मैं उनसे ही आग्रह करूंगा। मैं बरसों नेपाल में रहा हूँ और मुझे इसके बारे में पूरा अनुभव है। गोरखा कभी गद्दारी नहीं करता। यही कारण है कि पूरी दुनिया में किसी भी कौम का कहीं भी कोई इतना वर्चस्व नहीं है जितना गोरखाओं का है। नेपाल के अलावा भारत, सिंगापुर और ब्रिटेन की सरकार में गोरखाओं की भर्ती की जाती है और वो अपने आन बान और शान के लिए मशहूर है। मैं बरसों नेपाल में रहा हूँ और मुझे पता है गोरखा एक जाति है जिसमें कई जातियां मिलकर के वो है, और इनके जो गुरु हैं वो गुरु गोरखनाथ कहे जाते हैं। गोरखाओं ने आज तक कभी गद्दारी नहीं की है, उस देश के साथ भी नहीं जिनका इन्होंने नमक खाया है। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि इन छोटी मोटी बातों को ध्यान न दें, और मिस्टर मोदी ने एक काम अच्छा किया है कि जिन्होंने नेपाल के साथ अपने रिश्तों को खटास में बढ़ने नहीं दिया। अभी नेपाल में जो है भारत के थल सेनाध्यक्ष जाने वाले हैं नरवणे। सन 1950 में एक संधि हुई थी। नेपाल के सेनाध्यक्ष जब भारत आएंगे तो वो भारतीय थल सेनाध्यक्ष की वर्दी पहनेंगे और उन्हें ऑनरेरी जनरल की मानद उपाधि दी जाती है और सलामी दी जाती है। और जब भारत के थल सेनाध्यक्ष नेपाल जाते हैं तो वहां नेपाल की वर्दी उन्हें दी जाती है और उन्हें मानद जनरल की उपाधि दी जाती है। एक ऐसी परंपरा है जो दुनिया के किसी भी देश के साथ नहीं है। दूसरी चीज कि भारत नेपाल के रिश्तों में एक आध्यात्मिक के अलावा एक खून का बेटी रोटी का भी संबंध है। यहाँ की लड़कियां नेपाल में जाती हैं और नेपाल की लड़कियां यहाँ ब्याही जाती हैं। राजनीतिक कारणों से कम इस रिश्ते को खराब नहीं होना चाहिए। और नेपाल के प्रधानमंत्री मिस्टर ओली, आपसे इतना आग्रह है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं नेपाल भारत सांस्कृतिक केंद्र का मेंबर भी रहा हूं। आपको याद होगा सन 1981 में जब भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी गए थे तो एयरपोर्ट पर उन्होंने जहाज से उतरने से इनकार कर दिया था। तो कुछ गलतफहमियां पैदा थी उस वक्त, तो उन्होंने विमान को वापस ले जाने के लिए आदेश दिया। तो नेपाल के प्रोटोकॉल अधिकारी ने कहा था कि विमान बहुत लंबा है इसलिए वो वीआईपी हैंगर तक नहीं जा सकता, चूंकि नेपाल नरेश वीआईपी हैंगर में खड़े थे। लेकिन जब राष्ट्रपति उतरे जहाज से तो उन्हें उस वक्त वो गाड़ी राजा की गाड़ी वहीं खड़ी थी, पर वो पैदल ही वीआईपी हैंगर तक गए। तो ये खटास हुई थी जब उन्होंने भाषण दिया राजा के सामने, तो कुछ शब्दों का ऐसा इस्तेमाल किया मानो राजा यहाँ नहीं है। तो ये बातें छोटी होती रहती थी। और मुझे याद है कि जब वो नीलम संजीव रेड्डी स्वर्ण मंदिर गए थे देखने वहां भक्तपुर और कई जगह, तो वहां के चीफ प्रोटोकॉल अधिकारी, मुख्य स्वागत अधिकारी राजेंद्र उपाध्याय थे, वो मेरे मित्र भी थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति महोदय को जब मैं बता रहा था तो वो वहां के नागरिकों से हाथ मिला रहे थे। उन्हें ज्यादा दिलचस्पी थी वहां के नागरिकों से और नेपाली नागरिकों से बोलने में। तो मेरा जहां तक है कि भारत ने एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है और उन्हें और सख्त करने की जरूरत है। और ओली साहब थोड़ा देर से देर इस बात को मानेंगे। और खासकर नेपाल में कई मेरे मित्र हैं जो भारत आकर के उन्होंने आईपीएस की ट्रेनिंग ली और जो वहाँ के बड़े अधिकारी होते हैं यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और फिर जाते हैं। नेपाल के राज्य पुरोहित थे पीयूष राज पांडे माननीय, या और भी कुछ लोग थे जिनके संपर्क में मैं रहा, और मुझे ऐसा लगा जैसे भारत नेपाल का संबंध कभी टूट नहीं सकता, न कभी टूटा है और न कभी भविष्य में टूटेगा, क्योंकि भारत नेपाल के रिश्तों की जो है वो चीन से एक विभिन्न स्तर पर है। इसलिए मैं चाहता हूं और मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत रूप से कि यह रिश्ता न कभी टूटा है न कभी टूटेगा, और भारत सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात कि मैं ओली साहब से इतना जरूर आग्रह करूंगा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। सत्ता तो आती जाती रहेगी। मैं नेपाल में मेरे कई परिवार लोग वहां रहते हैं और मैंने जो जाना है, मुझे अभी तक याद है कि भारत के कई फिल्मों की शूटिंग नेपाल में हुई है। महान फिल्म की शूटिंग हुई थी या अक्सर होती रहती है। तो एक संबंध, शादियां जब होती है तो बॉर्डर पर लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। कस्टम विभाग के लोग और या स्थानीय स्तर के अधिकारी भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। कुछ सामान उनको आना जाना होता है तो उन्हें ज्यादा रोकते भी नहीं है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा और नेपाल के नागरिकों से भी कि आप इन संबंधों को आगे बढ़ाइए। यह संबंध हमारे बेटी रोटी का है और इसे कभी खत्म नहीं होगा।
छोटी मोटी जो गलतफहमियां हैं बेशक हम उन्हें दूर कर लेंगे समय के साथ, और मेरे ख्याल में ये हो भी जाएगा। जय हिंद।